नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो एक क्लास हमने ली थी इंट्रोडक्शन वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है और साथ ही साथ सिलेबस डिस्कशन भी किया था कि क्या है इंडियन ज्योग्राफी में। ओवरऑल पढ़ाई करेंगे प्रीलिम्स और मेंस मिलाकर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर 1, भारत का सामान्य परिचय। देखो, भारत का भूगोल है सिलेबस में मेंशन आपके, है ना। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत सारी बातें पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी के भी पोर्शन हमको पढ़ने हैं। तो पहले जो आपका मेंस के सिलेबस के हिसाब से है, जो सीजीपीएससी का है, उसके हिसाब से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस में जो टॉपिक मेंशन है, टॉपिक वाइज हम चलते चलेंगे। क्लियर है। तो भारत का भूगोल में आपका भारत एक सामान्य परिचय से शुरू हो रहा है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के सामान्य परिचय में भारत के मैप से हमको शुरुआत करनी है। तो भारत के दो प्रकार के मैप आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले हम मैप की स्टडी कर लेते हैं पूरी तरीके से। आइए देखते हैं। ये मैप में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानियां। देखो, भारत जो पहला ही टॉपिक है, भारत एक सामान्य परिचय है ना। तो भारत के बारे में सारे परिचय जो है, हमको एक इंट्रोडक्शन जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्रश्न भी आते हैं किसी भी एग्जाम में हो। ठीक है, तो भारत के मैप से पहले अध्ययन कर लेते हैं। और ये काम आपके ऊपर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी चूंकि क्लास है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको कवर करें। देखिए, तो भारत का मानचित्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें वर्तमान में, तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपके स्टेट्स हैं। ये आपके कितने स्टेट्स हैं? 28। और ये आपके क्या है? यूनियन टेरिटरी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 8 करके ध्यान में रखना है। परिवर्तन कब हुआ? 2018। ये आपको पता होगा, जब जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर उस जम्मू कश्मीर के हिस्से को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक, जैसे कि मैप में देख पा रहे हो, एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, ये दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इस प्रकार राज्यों की संख्या 29 से हो गई 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 बढ़ गई, वो हो गई, माफ करिए, एक बढ़ी 7 से 8, वो हो गई टोटल 8। क्लियर। चलिए, तो यहां पर अगर ऊपर से नीचे अगर बात करें तो एक एक बार राजधानी देख लेते हैं। राजधानी कंठस्थ होना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं ऊपर से, जैसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी बना दी गई श्रीनगर को और लद्दाख की राजधानी बन गई लेह। ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या बन गई? लेह। नीचे बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा प्राइमरी स्कूल में, लेकिन फिर भी अभी भी जानना जरूरी है। सभी की राजधानी कंठस्थ होनी चाहिए। अब बात करें दो स्टेट्स की और एक केंद्र शासित प्रदेश की एक साथ, जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ एकमात्र एक ऐसा बोल सकते स्थान है जो दो राज्यों की राजधानी होने के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी, मतलब पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। ठीक है, उसके साथ साथ चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश और उसी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी स्वयं चंडीगढ़। क्लियर। तो ये हमारा क्लियर हो गया पंजाब और हरियाणा। ओके, जिसकी राजधानी आप संयुक्त रूप से चंडीगढ़ को देख पा रहे हैं और स्वयं क्या है? स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी। यहां पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अभी ये एक एक बार बस रीड कर रहे हैं। दिक्कत होगी यहां पर, दिक्कत यहां पर होगी, उसकी चर्चा थोड़ी डिटेल में करेंगे और आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद करें वहां की राजधानी, जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, +1 कौन सा? सिक्किम। 7 सिस्टर +1 एक सिक्किम। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर। बहुत लोगों से पूछो गुजरात की राजधानी तो अहमदाबाद बोलते हैं, तो अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर होगी। ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हमारा क्लियर हो गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक है, इधर बात करें बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची। नीचे बात करें उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर। अभी यहां थोड़ा सा दिक्कत होगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। अभी जस्ट आपने न्यूज में देखा होगा कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाए जाने की मतलब जो प्रस्ताव है वो सरकार ने पास किया हुआ है। ठीक है, 3 राजधानी किसकी? आंध्र प्रदेश की। लेकिन फिलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पे आपको अमरावती ध्यान में रखना है। ठीक, और तेलंगाना की हैदराबाद है। नीचे बात करते कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तमिलनाडु की राजधानी आपकी हो जाएगी चेन्नई। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम।
और चेन्नई इधर आपको नजर आ रहा है, तिरुवनंतपुरम। ठीक, तो ये हो गया इतना क्लियर। पश्चिम बंगाल रह गया, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिहार की राजधानी पटना, हो गया। अब ये हम इधर आते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों में। सेवन सिस्टर बोलते हैं, सात बहनें बोलते हैं इसको। सात बहनों में कौन कौन आएगा? ये आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सेवन सिस्टर कहलाते हैं। सेवन सिस्टर में ये सिक्किम जो नजर आ रहा है वो शामिल नहीं होता है। सिक्किम ध्यान रखें सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, जो सेवन सिस्टर्स हम बोलते हैं। लेकिन सेवन सिस्टर प्लस वन क्यों? उत्तर पूर्व के राज्य हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी चलो इसके हम क्या करते हैं, राजधानी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। देखो ये सबसे जो ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, जो सबसे उत्तर वाला हिस्सा है उत्तर पूर्व में, मतलब उत्तर पूर्व की इसकी बात करें तो उसमें जो सबसे इधर वाला हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, उसकी राजधानी है ईटानगर। ईटानगर, ठीक है। अगर बात करें नीचे तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इंफॉल। अब देखो कुछ कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूं, याद कैसे करें, कंफ्यूजन बहुत है। देखो मणिपुर लिखा है मणि, मणि को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? मनी, ठीक है। और उसकी राजधानी है इंफॉल, इंफॉल, ठीक है। तो देखो मणि, मणि मतलब मणि है, उसको मणि लिखा। इंफॉल का शुरू देखो IMP लिखा है, तो मनी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मनी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मनी इज इंपॉर्टेंट। तो मनी से मणिपुर, इंपॉर्टेंट से इंफॉल, ऐसा ध्यान में रख लेना, बस एक तरीका है। कुछ जैसे इनके उत्तर पूर्व राज्य ना, उनके बीच में दिक्कत होती है राजधानी में, तो वो याद करने का। तो मणिपुर का इंफॉल, मनी इज इंपॉर्टेंट, तो मणिपुर से इंफॉल याद आ जाएगा, ठीक है। मिजोरम, आइजोल, ठीक है। तो मिजो आइजो, मिजो आइजो राइम कर रहा है, मिजोरम आइजोल, मिजो आइजो, ठीक है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ये आपका जो हिस्सा नजर आ रहा है, देखो दो फिंगर जैसे निकले हुए हैं, दो फिंगर जैसे निकले हुए, एक फिंगर है इधर वाला त्रिपुरा, एक है इधर वाला मिजोरम, क्लियर। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो कैसे याद रखना? अगर त्रिपुरा गए, अगर त्रिपुरा गए ऐसा, तो अगर त्रिपुरा, तो अगर के साथ त्रिपुरा ध्यान में रख लेना, अगर त्रिपुरा गए, अगरतला त्रिपुरा, ठीक है। ऊपर आएंगे तो मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। कैसे याद करें? देखो मेघालय मतलब मेघ मतलब होता है बादल, बादल का घर मेघालय, और बादल का घर मतलब बादल वहीं होंगे जहां पर होंगे पर्वत ज्यादा, ठीक है, पर्वत ज्यादा, और जहां पर्वत होंगे वहां होगा शिला, शिला मतलब पत्थर, ठीक। तो आपको बताने का पर्पस ये है, तो मेघालय मतलब बादल, बादल वहां ज्यादा होंगे जहां होंगे पर्वत, और पर्वत जहां होगा वहां होगा शिलाएं, पत्थरें, ठीक है। तो इस तरीके से मेघालय की राजधानी शिलोंग, ध्यान रखना है, शीला, शीला मतलब शिलोंग याद कराना चाह रहा हूं उसकी राजधानी। असम का दीसपुर, कैसे याद करें सर? असम का दीसपुर होगा, तो देखो यहां पर है असम की राजधानी दीसपुर, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो देखो सदिश अदिश राशि पता है, सदिश अदिश, तो असम से अदिश ध्यान रखना, अदिश, 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 सदिश अदिश राजधानी, ठीक है। राजधानी बोल रहा हूं, माफ करो, राशि, राशि, सदिश अदिश राशि, ठीक है। तो अदिश राशि करके, अदिश से अदिश मतलब दीसपुर, अ से असम, असम से दीसपुर, ऐसा करके ध्यान में रख लेना है। तो असम की राजधानी हो जाएगी दीसपुर। तो ये हो गए सेवन सिस्टर्स हमारे पूरे। इसके अलावा सिक्किम की राजधानी ध्यान रख लेना, गैंगटोक, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, क्लियर। एक एक बार हमको करना था तो हमने ये कर लिया। ये राजधानी होनी चाहिए आपकी कंठस्थ। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश 8 जो हैं, इसके बारे में हमने 2 की चर्चा कर ली, जम्मू कश्मीर लद्दाख। उसके अलावा आपका जो अंडमान निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है पुदुचेरी, पुदुचेरी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तमिलनाडु में है, एक आपका पुदुचेरी का हिस्सा जो है वो केरल में है, और एक पुदुचेरी का हिस्सा जो है वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, जो पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं उसके 3 जिले 3 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन है वो एक केंद्र शासित प्रदेश। उसके अलावा यहां पर छोटे छोटे द्वीप जो अभी आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, वो है लक्षद्वीप। यहां पर आपको मिलेगा दादर नागर हवेली, जो आपका ये वाला हिस्सा है वहां पर, क्लियर है। तो ये सबकी राजधानी भी थोड़ी देर में अभी हम देख लेंगे। वैसे देख लीजिए, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, क्लियर है। पुदुचेरी की राजधानी है करईकाल, ये यहां पर लिखा है करईकाल। दादर नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा, क्लियर है, सिलवासा। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, क्लियर है एकदम। तो ये राजधानी आपको ध्यान रहे। चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ हमने यहां पर एक और टोटल 3 देखा था इधर तरफ। तो इस प्रकार आपके टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। आगे बढ़ जाए। अब कुछ हमको वाटर बॉडीज मतलब जल
के बारे में बात करना है, ठीक है। मतलब जो जल क्षेत्र है उसके बारे में बात करना है, कौन कौन से जल क्षेत्र है। जैसे हर किसी को पता होगा 3 तरफ से समुद्रों से घिरा है भारत। तो इधर मैप देख लीजिए, इधर देख लीजिए, यहां पर आपको नजर आ रहा है अरेबियन सी, जिसको बोलते हैं अरब सागर। यहां पर जो नजर आ रहा है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। और यहां पर आपका क्या है, हिंद महासागर, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। ये हिंद महासागर को इधर करिएगा, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। एकमात्र महासागर जो है, एकमात्र ओशियन जो है वो भारत के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर। बाकी किसी भी देश के नाम पे कोई महासागर का नाम नहीं रखा गया है, ये भी ध्यान रखिए, देश के नाम पे कह रहा हूं, ठीक है। तो ये 3 तरफ से समुद्र हो गए जो हमको पता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। इसके अलावा भी आपको जो है वाटर बॉडीज ध्यान में रखने, कैसे, देखो एक वाटर बॉडीज यहां पर है, जो आपका ये गुजरात के बीच वाला हिस्सा है ना, जो पानी अंदर घुसा है वो। एक जो आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, आपको ध्यान रखना है कि उसको क्या बोलते हैं। एक जो इधर वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। यहां पर जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, ये आपको एडिशनल ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो जैसे ये गुजरात के जो बीच वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। ये जो गुजरात का ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है ना, यहां पर जो जो वाटर बॉडी अंदर गई है उसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। यहां पर जो वाटर बॉडी जो अंदर गई है यहां पर ये वाले हिस्से में, इसको बोलते हैं, दिमाग से उतर रहा है मेरे, इसको क्या कहते हैं, चलिए थोड़ी देर में याद आ जाएगा। इधर वाला देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। अच्छा ये भी आ गया, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये जो हिस्सा अंदर गया है ना, ये जो हिस्सा अंदर गया है इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये वाला जो हिस्सा गया है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और ये जो 2 अलग अलग जल क्षेत्र को जोड़ रहा है उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। पाक मतलब PAK नहीं, PALK, पाक स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट, जल संधि, स्ट्रेट मतलब जल संधि, थोड़ा अंतर होता है। देखो एक होता है बे मतलब खाड़ी, एक होता है ओशियन मतलब महासागर, एक होता है सी मतलब समुद्र, एक होता है आपका स्ट्रेट मतलब जल संधि। तीनों में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। अगर कोई समुद्र का हिस्सा थल वाले हिस्से में अंदर चला जाए, जैसे ये समुद्र का हिस्सा अरब सागर का, ये भारत के स्थल क्षेत्र में थोड़ा सा अंदर घुस गया इधर और इधर, वैसे ही आप देख पा रहे हैं ये वाले हिस्से में ये थल है और श्रीलंका का ये थल है। थल मतलब लैंड, लैंड वाले हिस्से में अगर पानी घुस गया तो वो खाड़ी बन जाता है। तो सर ये तो आपका लैंड नहीं है, फिर भी बंगाल की खाड़ी क्यों बोल रहे हैं, गलत। ये भारत का स्थल, और यहां पर आप देख पा रहे हैं म्यांमार का स्थल। तो ये 2 स्थल के बीच में पानी घुसा है ना, तो इस कारण इसको भी बंगाल की खाड़ी कह रहे हैं, बे कह रहे हैं। तो खाड़ी किसको बोलते हैं, जब 2 स्थलों के बीच में जो समुद्र का जल चला जाता है उसको बोलते हैं खाड़ी। तो सर अरब सागर को खाड़ी क्यों नहीं बोले, देखो अरब सागर जो है वो खाड़ी नहीं है, क्यों, इधर कोई आपका पास में कोई थल नहीं है। तो चूंकि थल, इसका कुछ क्राइटेरिया रहता है कि जो 2 थल के बीच में थोड़ा सा कम मतलब होना चाहिए दूरी, ठीक है। तो यहां पर इंडिया के इस तरफ अब बहुत दूर तक कोई थल नहीं है, तो ये सागर कहलाएगा, खाड़ी नहीं कहलाएगा। बाकी ये खाड़ी है, ये खाड़ी है, पूरा बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है। और यहां पर देखो श्रीलंका और भारत के बीच में ये जल घुसा है हिंद महासागर को, तो इसको भी खाड़ी बोल दिया। बोलिए ये क्या हो जाएगा आपका, कच्छ की खाड़ी, ये हो जाएगा खंबात की खाड़ी, ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। 3 खाड़ी, चौथा खाड़ी बे ऑफ बंगाल, वो तो हर किसी को पता है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब सर स्ट्रेट किसको बोलते हैं, जल संधि किसको बोलते हैं, 2 वाटर बॉडी जहां पर मिलती है, 2 वाटर बॉडी मतलब 2 जल क्षेत्र जहां पर मिलते हैं उसको जल संधि बोलते हैं। तो देखो 2 वाटर बॉडी यहां पर कैसे मिल रही है सर, एक जल संधि है कौन सी, इधर वाली, इधर वाली जल संधि नहीं, जल क्षेत्र कौन सा, इधर बंगाल की खाड़ी। इधर वाला जल क्षेत्र कौन सा है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर और जहां पर बंगाल की खाड़ी का मिलन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एक जल संधि। और उस जल संधि का नाम क्या है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। इतना क्लियर है, तो इतना कम से कम पता होना चाहिए आपको। मैप का अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान रखें, कमेंट करें हाँ या ना में। आवाज सुनाई दे रही है ठीक से, और जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है मैप के माध्यम से, बताइए, ठीक है। तो यही तो स्टडी करनी है ना मैप के माध्यम से हमको, क्लियर। अभी मैप के माध्यम से और भी चीजें हमको डिस्कस करनी है। मैप में जितनी चीजें अभी मैं फिलहाल बता दूंगा सबको अभी इरेज करते हुए, जितनी चीजें अभी मैंने बताई वो क्लियर है क्या। जो लाइव जुड़े हैं कमेंट बीच में करते चलेंगे, पार्टिसिपेट करते चलेंगे। लाइव क्लास इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेटिंग एंड कन्वर्सेशन, आस्किंग डाउट्स, ठीक है।
प्लीज, ठीक है। तो आप अगर लाइव क्लास में आ रहे हैं, ज्योग्राफी में पार्टिसिपेट करें या किसी भी प्रकार के लाइव क्लास में आ रहे हैं तो पार्टिसिपेट करना ना भूलें। मैं यहाँ से सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, मैप में बहुत सारी चीजें हो सकती है ना दे। अब देखो, मैं कुछ आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो इंडिया की दूसरे देश के साथ शेयर होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखो कहाँ से मैं डिस्कस करूँ, चलिए यहीं से बात कर लेते हैं। ये भारत की सीमा रेखा जो अभी तो वर्तमान में वैसी नहीं है, क्यों, चेंज हो चुका है। कुछ पाक ने हथिया लिया, कुछ चाइना ने हथिया लिया, उसके बाद यहां पर जो नजर आ रहा है वैसा कुछ बचता है, ठीक है। ये जो एक्चुअल में दिखाई दे रहा है ये ऐसा, इसको ले लेते हैं, ये अभी मैंने बनाया, इसके हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे शुरू में जब भारत आजाद होने ही वाला था, जब मान लेते हैं कि ये पीओके भारत का ही उस समय हिस्सा था, अभी भी हम उसको कभी ना कभी ले लेंगे, ऐसा हम सब भारतीय उम्मीद करते हैं, वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान और भारत के मध्य रेखा जो खींची गई थी उसको बोलते थे रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ, क्योंकि देखो जितने भी अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम है वो किसी ना किसी व्यक्तियों के द्वारा खींचे गए हैं, इस कारण उनका नाम वैसा पड़ा। तो प्रोफेसर रेडक्लिफ के द्वारा खींचा गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा, सीमा रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। अब एक बात आपको और पता होगी कि ये जो आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है, ये बांग्लादेश जब भारत आजाद हुआ तो बांग्लादेश नहीं था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस भारत मतलब भारत का ये हिस्सा और ये पूर्वी पाकिस्तान और भारत का ये हिस्सा और पाकिस्तान, दोनों के बीच जो सीमा रेखा होगी, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगी, रेडक्लिफ लाइन। तो इसी कारण आप देखते हैं जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। तो वहां बांग्लादेश जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये रेखा जो है सीमा रेखा, ये भी रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी। ये जो सीमा रेखा देख पा रहे हैं ये पाकिस्तान वाला, ये यहां से पूरा, ये भी रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी। तो दोनों रेडक्लिफ लाइन, ये पहले पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है कि नहीं, लेकिन अब बांग्लादेश हो गया, क्लियर। तो इसको बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा। अब वो सर एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जब शुरू में सीमा रेखा तय की गई तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये अफगानिस्तान देखो यहां पर स्पर्श कर रहा है भारत को। ये भारत का हिस्सा हम मान रहे हैं अभी, भले पीओके है ये, है ना, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा है, अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान के द्वारा हथियाया गया। तो अफगानिस्तान जो है भारत की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है। तो ये जो अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई भारत के साथ, ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, इस रेखा को बोला गया डूरंड रेखा। क्या बोला गया, डूरंड, डूरंड रेखा। प्रोफेसर डूरंड के द्वारा खींचा गया था। तो डूरंड रेखा कब खींची गई थी इतना जरूरी नहीं है, कभी एग्जाम में वैसे पूछता नहीं है कि कब खींची गई, सिर्फ सीमा रेखा जानी है, क्योंकि वनडे एग्जाम जो इंडिया लेवल के होंगे उसमें भी ईयर बहुत ही रेयरली कभी कभार पूछा होगा तो पूछा होगा, बाकी सिर्फ नाम पूछता है सीमा रेखा के। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं, सीमा रेखा को कहते हैं डूरंड लाइन, ठीक है, डूरंड लाइन, क्लियर। अब रही बात भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलेंगे। भारत और चाइना के बीच की जो रेखा है, मतलब यहां से लेकर पूरा ये चाइना, ये भारत, यहां से लेकर पूरी जो यहां तक की सीमा रेखा है भारत और चाइना के मध्य, उसको बोलेंगे मैकमोहन रेखा। उसको क्या बोलेंगे, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये क्लियर है। ये जब देशों की बाउंड्री तय हो रही थी शुरू में, तब ये अलग अलग जो व्यक्तियों के द्वारा नाम दिए गए सीमा रेखा को, उसके हिसाब से। अब अगर हम आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तीन चीजें और आएंगी। एक 0 डिग्री रेखा, एक आपका आ जाएगा LOC और एक आ जाएगा LAC, ठीक है। एक 0 डिग्री लाइन, ठीक है, 0 डिग्री लाइन नहीं, सॉरी माफ करो, 0 डिग्री लाइन नहीं बोलेंगे, 0 लाइन बोलेंगे, सिर्फ 0 डिग्री नहीं बोलेंगे इसको, सिर्फ 0 लाइन बोलेंगे, ठीक है, 0 लाइन। एक हो जाएगा आपका क्या, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक हो जाएगा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब देखो इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आओ इसको फोकस करो, ये जो मैं बना रहा हूं ये वाला, ठीक है, ये वाली रेखा को फोकस करो, ठीक। ये पीओके वाला हिस्सा, ये जब भारत आजाद हुआ उसके बाद फिर ये मैटर जो कश्मीर वाला है ये यूनाइटेड नेशन ले जाया गया। उसके पहले तक
पाकिस्तान के जो कबायली लोग थे वो भारत की तरफ बढ़ रहे थे कश्मीर को हथियाने के लिए। ये सारा सीक्वेंस आपने इतिहास वगैरह में या संविधान वगैरह में देखा होगा शुरू में जब हम पढ़ते हैं। तो खैर ये अलग मुद्दा है। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर कहलाया, मतलब वहां पर कबायली लोगों को भारतीय सेना के द्वारा रोक दिया गया, और जहां पर रोका गया वहीं से मैटर यूनाइटेड नेशन में चल रहा था। तो जितना हिस्सा पाकिस्तान के कबायली लोगों ने हथिया लिया वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया। क्यों? मैटर यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया कि इसको रोक दिया जाए तत्काल। तो उस समय जो भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना के मध्य जो लाइन डिसाइड किया गया कि इसके आगे भारत नहीं बढ़ेगा, उसके आगे पाकिस्तान अंदर नहीं आएगा, जो एक्चुअल में आर्मी के द्वारा खींचा गया उसको बोला गया LOC। ठीक है, तो सेना के द्वारा खींचा गया रेखा, ठीक है, यहां पर जो भारत और पाकिस्तान के कश्मीर वाले हिस्से को शेयर करता है उसको बोलेंगे LOC। ध्यान रखिए, केवल जो पाकिस्तान और भारत के सीमा जम्मू कश्मीर में शेयर करता है वो LOC कहलाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। वैसे ही आप 1962 का युद्ध जानते होंगे, 1962 का युद्ध जानते होंगे, जब चीनी सेना ने भारत के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। तो वो चीनी सेना बढ़ते हुए इस हिस्से में आ गई और अपने हिस्से में उस भारत के क्षेत्र को ले लिया। तो यहां पर एक रेखा ड्रॉ कर दिया कि ये हिस्सा जो है उसके इधर का हिस्सा वो चाइना में चला गया, जिसको अक्साई चीन वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो ये जो रेखा कहलाई ये कहलाई LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ध्यान रखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के मध्य किसी समझौते के तहत नहीं, एक रैंडम रेखा खींच दी गई उस समय। इसका कोई मतलब प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं है, ना तो ये सेना के द्वारा माना जाता है, ना ही दोनों देशों के मध्य समझौते के तहत माना जाता है। बस एक रेखा खींच दी गई जितना हिस्सा अक्साई चीन वाला भारत में चला गया, चाइना में चला गया। तो वो रेखा मतलब भारत और चाइना का ये हिस्से के मध्य जो रेखा उसको LAC बोला गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर? और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया गया ये 93 में दिया गया। देखो युद्ध हुआ है 1962, हिस्सा चला गया 1962 के युद्ध के बाद, लेकिन नाम दिया गया 93 में LAC। जबकि ये 1947 की बात करें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत के मध्य LOC, वो उस समय से ही नाम LOC। लेकिन फिर भी नाम जो है इसका 1977 में दिया गया। ठीक है, 1977 में दिया गया। तो ये इसके पीछे फैक्ट है। तो ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको बोलते हैं LOC। और जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में उसके साथ साथ भारत का ये पूरा हिस्सा, पूरा अरुणाचल प्रदेश तक चाइना मानता है, वो पूरे हिस्से को अब बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऐसा चाइना बोलता है। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे भी क्लेम कर रहा है चाइना। खैर ये अलग मुद्दा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत चाइना और लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान। जीरो लाइन बोलते हैं अभी वर्तमान में भारत और बांग्लादेश। इतनी बातें क्लियर है क्या? तो पूरी तरीके से किस सीमा रेखा को क्या बोलते हैं ये हमने देख लिया। चलिए, वेरी गुड। कौन कौन स्टेट तक लाइन है? देखो LOC जो है वो भारत का जो है कश्मीर का जो शेयर कर रहा है भारत और पाकिस्तान, वो वाला है। चाइना के साथ अगर आप देखें कि कौन कौन सा राज्य कवर कर रहा है तो पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर फिर इधर आ जाइए। ठीक है, उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड वाले हिस्से में, हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में। ठीक, फिर ये तो नेपाल शुरू हो गया, फिर इधर सिक्किम पे तो नहीं, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से तक जाता है। इसको LAC मान रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, क्लियर? तो LAC जो है ना, यहां से लेकर पूरा ये बोल सकते हो आप। ये खैर नेपाल है, इसको ना कंसिडर नहीं करते हुए यहां से करना पूरा ऐसा। तो ये LAC है। क्लियर? बाकी जो LOC है वो कश्मीर का ही जो क्षेत्र है उसी में भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा को ही LOC कहते हैं केवल। क्योंकि भारत के साथ अगर बात करें पाकिस्तान का कौन कौन सा, पंजाब का भी है। ठीक है, यहां से देख लो, ये पंजाब का बाउंड्री शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ भारत, राजस्थान का कर रहा है, गुजरात का कर रहा है, लेकिन इधर के हिस्से को LOC नहीं बोलते हैं, इस वाले हिस्से को LOC नहीं कहते हैं। ध्यान रखें इस बात को। क्लियर? अभी सब कुछ और डिस्कस करेंगे कि किसकी सीमा रेखा भारत के साथ कितनी ज्यादा है और किसकी सबसे ज्यादा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी तो परिचय देख रहे हैं ना सारा, अभी जितना बताया उतना क्लियर है क्या? किसको मैकमोहन बोलेंगे, किसको रेडक्लिफ, किसको डूरंड। वर्तमान में अगर बात करें तो डूरंड रेखा भारत में स्पर्श नहीं करती क्योंकि पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, लेकिन फिर भी हम मानेंगे क्योंकि वो हमारा हिस्सा है भारत का।
ये तो हो गई जो उस समय सीमा तय की गई थी देशों की। फिर इधर उधर हथियाने वगैरह के चक्कर में पाकिस्तान की करतूत, साथ में चाइना की मिली भगत को मिलाकर फिर बाद में एलओसी एलएसी बना और जीरो लाइन बोल दिया गया भारत बांग्लादेश, क्योंकि बाद में आजाद हुआ, ये पाकिस्तान से आजाद हुआ बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई सीमा रेखा। उसके बारे में जल हमने क्षेत्र भी देख लिए, राजधानियां भी देख ली, तो ये बेसिक हमारा आइडिया हो गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैप को फिर हम वापस ले आएंगे। अभी हम चलते हैं आगे। ये नया एक और मैप जिसमें आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत से कौन सी ज्योग्राफिकल लाइन गुजरती है। ठीक है, ज्योग्राफिकल लाइन की अगर बात करें तो मतलब कर्क रेखा हो गई। एक ज्योग्राफिकल लाइन की बात करें तो भारत समय रेखा को भी कहते हैं, जो देशांतर रेखा होती है। तो ऐसे ज्योग्राफिकल लाइंस की बात कर लेते हैं। ये तो सीमा रेखा हमने देखा। आइए इस मैप के माध्यम से क्या अध्ययन करेंगे सर, कर्क रेखा, और एक हम देख रहे हैं इधर वाली क्या 8 डिग्री 4 मिनट रेखा, सॉरी ये रेखा हमको मतलब नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, और पश्चिम बिंदु से लेकर पूर्व बिंदु की लंबाई कितनी है, ये और ये लंबाई। एक मैं लाइन बताना चाह रहा था 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, तो वो बताना चाह रहा था। तो ये अलग दर्शा रहा है। पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो हमने ऑलरेडी देखा है सीजी के जीएस में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। क्या कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कहते हैं कर्क रेखा। भूमध्य से इतना, भूमध्य से नीचे उतना मकर रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है ना, यहां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, और फिर उधर का दो कौन सा, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये इतने राज्यों को स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल तो टोटल कुल मिला के कितने राज्य हो जाते हैं? 8 राज्य। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। तो देखो लिखा है कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ से तीन जिलों से होकर गुजरती है, ये भी हमने देखा। तो ये कर्क रेखा हो गई। अब एक और नॉलेज ले लीजिए, क्या? ये सबसे उत्तरतम बिंदु जो भारत का है, सबसे उत्तर वाला बिंदु, उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यहां पर का, ये रामेश्वरम का बिंदु है, रामेश्वरम, जिसके बारे में जानकारी दूंगा। हालांकि ये आपका भारत के अंतर्गत आने वाला ही द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, भारत अधिकृत। तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर बोले तो सबसे दक्षिणतम बिंदु ये कहलाता है, और ये पॉइंट कहलाता है इंदिरा पॉइंट। तो ओवरऑल भारत की बात करें तो सबसे ऊपर का पॉइंट इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। अब कॉल मतलब क्या है? देखो, दो पर्वत के बीच में जो थल वाला हिस्सा रहता है जिसमें जाया जा सकता है। अब ये चोटी है, चोटी के बीच में जाके खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि देखो ऊपर क्या है भाई, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो बहुत सारी चोटियां जो है वहां तक जा पाना संभव नहीं है, मतलब इंसान नहीं पहुंच पाया। लेकिन जो सबसे ऊंचाई पर, हिमालय के सबसे ऊंचाई पर जिस क्षेत्र में जाया जा सका है, वो हिस्सा जहां पर जाया जा सकता है उसको बोलते हैं कॉल, उसको क्षेत्र को बोलते हैं क्या? कॉल। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कॉल। तो ये हो गया चोटी, ये जो नुकीला हिस्सा होता है पहाड़ का उसको बोलते हैं चोटी, और जो कि थोड़ा सा फ्लैट वाला, पहाड़ों के बीच में ही, चोटियों के बीच में जो थोड़ा फ्लैट वाला हिस्सा होता है उसको कॉल बोलते हैं, कॉल। ठीक, तो सबसे उत्तरतम बिंदु जहां पर बोल रहे हैं भारत का वो है इंदिरा कॉल। बात समझ में? कॉल किसको बोला? और सबसे दक्षिणतम बिंदु उसको बोल दिया इंदिरा पॉइंट। सबसे जो पूर्वोत्तर बिंदु है, माफ करो पूर्वोत्तर नहीं, सबसे पूर्व बिंदु जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे पूर्व बिंदु ये अरुणाचल प्रदेश का, ये कहां पर है? किबीथू में, किबीथू सबसे पूर्व बिंदु भारत का। और सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है ये गुजरात का है, गुहार मोती या गौर मोती, या गौर मोता भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो गौर मोती या गुहार मोती। ठीक है, तो भारत के हर एक बिंदु क्लियर। सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है, सबसे दक्षिण में बिंदु कौन सा है? अगर देखो भारत के मेन लैंड की बात करें तो रामेश्वरम का होता है सबसे दक्षिणतम। ओवरऑल बात करें तो इंदिरा पॉइंट। बाकी यहां पर ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, सबसे पश्चिम में आपका किबीथू अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में आपका गुहार मोती। हो गया। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल लंबाई अगर देखें, ये उत्तर, ये दक्षिण,
कुल लंबाई देखें उत्तर से दक्षिण, तो ये आपका है 3214 लगभग किलोमीटर। और ये डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकते हैं अलग अलग सोर्स में, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व बिंदु तक अगर लंबाई देखें भारत की, तो ये तकरीबन है 2933 किलोमीटर। इसको भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। चांसेस भले कम है, लेकिन नॉलेज ये सबकी होनी चाहिए आपको, ठीक है, इन सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और एक और बात, जितने भी लोग लक्ष्य बैच से जुड़े हुए हैं, कभी भी अगर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, चाहे आप फास्ट ट्रैक रिवीजन जो लास्ट सेशन में हमने लिया था प्रीलिम्स के टाइम पे क्रैश कोर्स, उसके साथ कंबाइंड कोर्स आपने लिया था 15 महीने की वैलिडिटी के साथ, आप सभी को लाइव कोर्स से जुड़ना चाहिए। अदरवाइज आप दोनों बैच के लिए फिर रिकॉर्डेड ही दिया जाएगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि आप दोनों बैचेस से लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। समन्वित वाले कर रहे होंगे। कितने लोग मुझे बताइए लक्ष्य वाले से हैं या फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन कंबाइंड कोर्स से हैं जो लास्ट सेशन में? कितने लोग एक बार कमेंट करके बताइए। अदरवाइज उसमें फिर लाइव लिंक देना ही बंद कर देंगे, केवल समन्वित वालों को लाइव लिंक दिया जाएगा। तो प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड करिए। शाम को 8 बजे रेगुलर रखेंगे आप क्लास को, जो ज्योग्राफी की होगी, और सुबह 7:30 बजे CGS की क्लास होगी। प्लस आपका प्रोबेबली 24 या 26 तारीख से मैथ्स और रीजनिंग की लाइव क्लास फिर से शुरू हो रही है, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग लाइव क्लास। तो जो कंबाइंड कोर्स परचेज किए हैं, जो तीनों बैच की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपको मिलेगा। तो इंडियन GS और मैथ्स रीजनिंग ना 3-3 दिन चलाएंगे हम। हालांकि तब तक हम ज्योग्राफी का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। 3-3 दिन शुरू में, बाकी फिर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट आपके पैरेलली चलने लगेंगे दोस्तों, हो गया। दिन में 2 क्लास होगी। कोई है? चलिए देखिए, कोई रिप्लाई नहीं देखिए। तो मतलब अब ये लक्ष्य बैच, ध्यान से सुन लीजिए, अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लक्ष्य बैच और फास्ट ट्रैक रिवीजन वालों से लाइव क्लास हम फिर नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डेड ही देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सारी जानकारी फैक्चुअल के तौर पे, फैक्चुअल मतलब आपको फैक्ट आप डिस्कस करते हैं। चलो, जैसे भारत सामान्य परिचय है। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। देखो एक प्रश्न पूछा था, भारत का प्राचीन काल में नाम क्या था? ऑप्शन दिए थे 4, जिसमें एक था जम्बू द्वीप। तो भारत को पहले के जमाने में बोलते हैं जम्बू द्वीप। भारत को भी जम्बू द्वीप बोल दिया जाता है। हालांकि जम्बू द्वीप में जैसे आप देख पा रहे हैं अभी वर्तमान का भारत, और भारत का जो उत्तर हिस्सा है वो भी पूरा जम्बू द्वीप कहलाता था, ठीक है। तो पूछ लिया था भारत का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो जम्बू द्वीप, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा था। तो भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग। और भी अलग अलग नाम से जाना गया समय समय पर। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, तो अलग अलग इसकी मान्यताएं हैं। जो राम भगवान के भ्राता थे भरत, उसके नाम पर पड़ा। तो ये सारे अलग अलग हम मान्यता देखते हैं, जिससे प्रश्न नहीं बनते करके मैंने उसको समाहित नहीं किया है, ठीक है। तो जम्बू द्वीप चूंकि एग्जाम में पूछा था करके आपको ये बता रहे हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, जानकारी होनी चाहिए, हमेशा इंपॉर्टेंट डेटा है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसको 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर के तौर पे भी ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक है। और पूरा अगर ध्यान में रखना तो 32,87,263 एकदम क्लियर होना चाहिए। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना है उसका 2.4% इंडिया का क्षेत्रफल है। इंडिया का क्षेत्रफल क्लियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है। देश की बात कर रहे हैं इसमें ना, देशों में भारत का क्षेत्रफल 7वें नंबर पे आता है। देशों के मध्य भारत का क्षेत्रफल 7वें नंबर पे आता है। तो भारत से पहले कितने देश हैं क्षेत्रफल के मामले में बड़े? 6। कौन कौन से? पहले में है रूस, फर्स्ट नंबर में सबसे बड़ा है रूस। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है USA, चौथे नंबर पे है चाइना बड़ा, 5वें नंबर पे है ब्राजील, और 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ओके। और 7वें नंबर पे आपका फिर है भारत। तो 7वां बड़ा देश है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर का है भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा है भारत, ठीक है। पहला रूस, ये भी ध्यान रख लेना, कभी भी ये काम में आ सकता है चीजें। रूस, कनाडा, USA तीसरे नंबर पे। जो आप सबसे बड़ा USA को मानते होंगे तो नहीं, सबसे बड़ा रशिया है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरे में कनाडा है, फिर USA, चौथे नंबर में चाइना, 5वें में ब्राजील, फिर आपका आ जाएगा कितना क्या ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, ठीक है। अब ये डेटा तो हमने देख लिया ऑलरेडी। 3214 उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर कुल लंबाई, अधिकतम विस्तार भारत का, ठीक। भारत के तट रेखा की लंबाई
तट रेखा की कुल लंबाई, देखो तट रेखा बोल रहा है, तट रेखा मतलब कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, सॉरी कोस्टल लाइन, एरिया नहीं कोस्टल लाइन, ठीक है। कोस्टल लाइन मतलब तट रेखा, मतलब भारत का जो सीमा समुद्र के साथ शेयर हो रहा है उसको तट रेखा बोलेंगे, ठीक है। जो भारत की सीमा रेखा समुद्र के साथ शेयर हो रही है उसको तट रेखा कहेंगे, कोस्टल लाइन कहेंगे। वो कितना है, लगभग 7517 किलोमीटर, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर बात करें तो वो कुल मिलाकर इस तट रेखा को मिलाकर, देखो तट रेखा भी क्या है, स्थलीय सीमा तो कहलाएगी ना। ये क्या बोला, तट रेखा मतलब जहां पर समुद्र है उसकी लंबाई देखा, मतलब मैप देख लीजिए, ये यहां से समुद्र शुरू है, ये पूरा यहां से अगर लंबाई गिनेंगे पूरा ये कहां तक, ये यहां तक पश्चिम बंगाल, तो यहां से यहां जो लंबाई आप देखेंगे किलोमीटर में तो वो है 7517। पूरा भारत का यहां से लेकर यहां तक पूरा आप अगर पेरीफेरी देखें तो वो आपको बोला जा रहा है 15106 किलोमीटर। क्लियर, ये तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15106 और तट रेखा मतलब समुद्र के साथ 7517। क्लियर है, ठीक है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कैसे सर, आपको बताए थे, ये पूरा आपका पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, भारत की स्थिति यहां पर आती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर अगर बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इधर तरफ पूर्व, इधर तरफ पश्चिमी देशांतर रेखा, तो भारत कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध को इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। फिजिकल देखेंगे ना तो उसमें और ये सारी चीजें देखेंगे, वैसे तो सीजीजीएस में ये पूरा डिटेल में फिर से मैंने पढ़ाया है, मतलब पढ़ाया है जब हम जलवायु वगैरह देख रहे थे। अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी आपको कंठस्थ होना चाहिए, जैसे आपने छत्तीसगढ़ का किया है। तो जैसे भारत के मेन लैंड की बात करूं, यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन द्वीप समूह यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू होगा तो इसको बोलेंगे 6 अंश 4 मिनट, यहां से शुरू होगा तो 8 अंश 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश बोलना ना भूलें, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जनरली मेन लैंड से लेते हुए इसको क्या लेते हैं, 8 अंश 4 मिनट। तो यहां पर भी जो आप डिटेल देख पा रहे हैं वो दिख रहा है 8 अंश 4 मिनट, ठीक है। लेकिन अगर पूरे यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश को भी ले तो आपको ये भी नहीं भूलना है कि 6 अंश 4 मिनट भी ये लिया जा सकता है, तो इसको ऐसा करके कर दें 6 अंश 4 मिनट या 8 अंश 4 मिनट। ये मेनलैंड भारत का मुख्य भाग, मतलब ये रामेश्वरम वहां से शुरू होगी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुरू होके, ठीक, उत्तरी अक्षांश से कहां तक, ये सबसे उत्तरतम बिंदु। क्लियर, सबसे उत्तरतम बिंदु वो देखो इंदिरा कॉल, ये इसका जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 37 अंश 6 मिनट। क्लियर, तो बोले क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे इसको, लैटिट्यूड एक्सपांशन 8 अंश 4 मिनट या सर 6 अंश 4 मिनट से लेकर 37 6 उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट। वैसे ही पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार आपको देखना है, इसको बोलेंगे पूर्वी विस्तार, पूर्वी देशांतर विस्तार, ठीक है। ये है 68 से, ये 7 के बाद 1 हटा देना क्योंकि 2 डिजिट में हमको नहीं करना है, ये आप 1 डिजिट में ही करें, मिनट में, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 मिनट तक कर लें, चलेगा, ठीक है। 97 2, 68 60 97 2 कर। क्लियर, चलो आगे बढ़े। मतलब यहां से देखो, यहां से शुरू हो रहा है, ये 68 वाला है, ठीक, और ये 1 मिनट यहां पर का 25 ही लेना, सॉरी यहां पर का ना पूरा लेना, यहां पर का पूरा लेना और इसको 68 7 ही लेना, इसको 68 7 लेना और इसको 97 25 लेना। क्लियर है क्या, 97 25 लेना इसको और इसको 68 7 लेना, 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तार है, इसका बोलेंगे देशांतरी विस्तार भारत का। ये डेटा आपको क्लियर होने चाहिए, सब बेसिक परिचय सारा आज की क्लास के बाद, भले ही फैक्चुअल है, सारे फैक्ट भारत के संबंध में आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, ना केवल एग्जाम में काम आएगा, इंटरव्यू में भी कहीं भी पूछा जा सकता है। और बीइंग अ सिविल सर्विस और एनी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट, आपको भारत की इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज पान ठेले में बैठने वाले अंकल, ठीक है, बुजुर्ग के नॉलेज में और आपके नॉलेज में क्या डिफरेंस रहेगा, ये भी बात समझिए, है ना। पान ठेले में, किराना दुकान में, चौराहे में बैठने वाले जो अंकल बुजुर्ग व्यक्ति, दादा नाना, ये सब लोग जो होते हैं ना, इनके पास भी भारी नॉलेज होता है, जाके पूछो एक बार, डिस्कस करो उनसे,
बहुत सारी चीजें तुमको एडिशनल पता चलेगी, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पता होगी जो एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ी चीजें जो है वो डिटेल में जाएंगी, है ना। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, फैन भी कम रखना पड़ता है। चलिए आइए, खैर, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब भारत की समुद्री सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी थल स्थल, मतलब किसी भी देश की जो सीमा है, स्थलीय सीमा, वो जो समुद्र के साथ लग रही है, तो समुद्र के भी अलग अलग डिस्टेंस तय किए गए हैं, 3 जोन डिसाइड किए गए हैं। वो 3 जोन में एक जोन आता है आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसको क्षेत्रीय सागर सीमा भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी, ये बताएंगे इसके माध्यम से अभी, ठीक है। दूसरा होता है अविच्छिन्न मंडल, ठीक है, या संलग्न क्षेत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तीसरा, देखो ये मैप के माध्यम से समझना पड़ेगा। जैसे देखो, ये कोई किसी देश का थल क्षेत्र है, थल क्षेत्र है, ठीक है, ये थल क्षेत्र मान लेते हैं भारत का ही थल क्षेत्र है, मतलब लैंड, स्थलीय क्षेत्र है। इससे समुद्र जो लगा हुआ हिस्सा है उसको 3 जोन में बांट रहे हैं। एक जोन जो आपको ये नजर आ रहा है, ये, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक, दूसरी बाउंड्री बना लेता हूं। एक जो है ये नजर आ रहा है, और एक इसके पार वाला जो नजर आ रहा है यहां तक, ठीक, ये 3 अलग अलग जोन, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये पहले वाले हिस्से को बोल रहे हैं टेरिटोरियल सी, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला है। अब नॉटिकल माइल्स लिखा है, नॉटिकल मतलब समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल यूज किया जाता है। सड़क की लंबाई को मापने के लिए सिंपल माइल्स या किलोमीटर में हम नापते हैं। इंटरनेशनल यूनिट है माइल्स, तो जब हम सड़क की दूरी मापते हैं सड़क में, थल में, तो वो केवल माइल्स यूज करते हैं। लेकिन समुद्र में जब दूरी मापते हैं तो उसको बोला जाता है माइल्स, सॉरी नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो यहां पर दूरी मांगे नापेंगे ना समुद्र में या जल क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। तो देखो, ये थल से शुरू करते हुए 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल सी कहलाएगा। मतलब क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय सागर, क्षेत्रीय सागर, ठीक, या फिर इसको बोल रहे हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। 12 से ऊपर 12 तक, 12 से फिर 12 तक, मतलब टोटल यहां तक कितना हो गया? 24। यहां से 12 तक, अगला 12, इसको बोलेंगे कंटिजियस जोन, ठीक है, कॉन्टिजियस जोन, जिसको बोलेंगे अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसको बोलेंगे संलग्न क्षेत्र, जो दूसरा वाला है संलग्न क्षेत्र। ये 12 कुल मिला के यहां तक कितना हो गया? 24। यहां तक कितना हो गया? ये 24। इसके पार ये कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, मतलब ये हिंदी में बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या क्या कर सकते हैं बताऊंगा। ये आपका कब तक, कहां तक होता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। 24 से शुरू करते हुए 200 नॉटिकल माइल्स तक, वो 200 तक नॉटिकल माइल्स तक आपका कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और ये किलोमीटर में भी कितना होता है वो बताया गया, क्योंकि कन्वर्जन अगर बात करें तो 1 नॉटिकल माइल्स बराबर तकरीबन होता है 1.82 समथिंग कुछ कुछ माइल्स के बराबर, नहीं किलोमीटर के बराबर, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.8 समथिंग समथिंग किलोमीटर। आगे बताएंगे अभी, ठीक है भाई। चलो, तो देखो, ये प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसको हम मैरीटाइम बेल्ट या क्षेत्रीय सागर, जिसको टेरिटोरियल सी कह रहे हैं, अलग अलग नाम है, बस आपको ध्यान में रखना। ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन अब पूछने लगा है, कुछ समय पहले इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, प्रीलिम्स की ही बात कर रहे हैं CGPSC। आधार रेखा से, आधार रेखा मतलब ये आधार रेखा बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इनर वाटर को नहीं लेंगे, एक बात और ध्यान रखना। आधार रेखा किसको बोल रही है? जो मेन लैंड जा रहा है ना, अब बीच में समुद्र का पानी घुस गया, जिसको हम खाड़ी वगैरह कह रहे हैं, ठीक है, इन वाटर कहते हैं उसको, तो उसको नहीं बोलेंगे। किसी किसी को झील भी बोलते हैं, जैसे चिल्का झील, ठीक है, वो खाड़ी नहीं कहलाएगा। जो थोड़ा मोड़ा पानी घुस गया, ज्यादा पानी घुसा तो खाड़ी। लेकिन इस प्रकार का जो वाटर, इन वाटर भारत के क्षेत्र में घुसेगा तो वहां से नहीं लेंगे, यहां से कैलकुलेट नहीं करेंगे 12 को, ध्यान रहे, 12 को इससे कैलकुलेट नहीं करेंगे दोस्तों। बेस लाइन मतलब जो मुख्य थल जो आ रहा है उसका एक औसत ले लिया जाता है। अब देखो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो भारत का थल है, थल रेखा है, वो इधर भी हो, ऊपर हो, तो क्या वहां से कैलकुलेट करेंगे ऐसा करके? नहीं। जो मेन, जो ज्यादातर थल की जो रेखा जा रही है ना, वहां से औसत ले लिया जाता है, बेस लाइन, जिसको बेस लाइन बोल रहे हैं। देखो, बेस लाइन,
ना तो यहाँ नीचे से लेंगे, ना तो ये वाला थल का हिस्सा जो भारत का ही है मान लेते हैं वो ऊपर चला गया तो वहां से लेंगे, एक औसत जो बीच का जो मुख्य रेखा जा रही है ना वहां से लेंगे। जैसे मैप के माध्यम से ही समझ लीजिए, ये लेंगे हम, ये इसको लेंगे बेस लाइन भारत का, वहां से कैलकुलेट करेंगे 12। ठीक, अब यहां से घुस गया थोड़ा पानी अंदर तो सर वहां से ले लें, वहां से नहीं, ये यहां से लेंगे। क्लियर एकदम? ठीक, बढ़े आगे। आधार रेखा से 12 समुद्री मील जो एक्चुअल में 22.2 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है दूरी तक है, इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। मतलब इस क्षेत्र में यहां 12 किलोमीटर भारत कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, पूरी तरीके से भारत को अधिकार है, और वो पूरे विश्व के लागू होता है, केवल भारत के लिए नहीं। मैंने बताया ना, किसी भी देश के लिए समुद्र अगर उससे शेयर हो रहा है तो उसमें वो कोई भी देश 12 नॉटिकल माइल्स तक कुछ भी कर सकता है, पूरा अधिकार भारत को। वहां तक अगर किसी दूसरे देश का शिप भी आ जाए तो उसको कोलैप्स कर सकता है भारत। ठीक, अगला 12 किलोमीटर, मतलब आधार रेखा से 24 किलोमीटर, अगला 12, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स। ये टोटल 28 माइल के बराबर होता है। देखो जैसे मैंने बोला ना, एक सड़क का माइल होता है जो थोड़ा कम होता है, समुद्री माइल जिसको नॉटिकल माइल बोलते हैं वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक, तो अगर 24 समुद्री सीमा माइल की बात कर रहे हैं, समुद्री मील मतलब नॉटिकल माइल की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में जो सड़क में माइल की बात करेंगे वो 28 माइल के बराबर होगा, और किलोमीटर में लगभग 44 किलोमीटर के बराबर होगा। पूरा कन्वर्जन भी बता रहे, ध्यान से समझते चलिएगा। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क लेने का अधिकार, मतलब वसूली, अगर कोई क्षेत्र कोई दूसरे क्षेत्र का शिप यहां पर आना चाहता है तो भारत वहां से शुल्क वगैरह, फीस वगैरह वसूल कर सकता है, और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। मतलब इस वाले क्षेत्र में भारत को वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो आधार रेखा से 200 समुद्री माइल तक, यहां से 200 काउंट करेंगे, वहां तक फैला हुआ है, तकरीबन 370 किलोमीटर तक। ठीक, भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने का यहां पर अधिकार होगा, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार होगा, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की भी छूट होगी। तो सर इतना कर लिया तो फिर तो वो सब आ गया, यहां पर भी सब कुछ ही कर रहे हैं लगभग, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे यहां पर कोई शिप आ गया किसी दूसरे देश का, ठीक है, तो वहां पर भारत उसको कोलैप्स नहीं कर पाएगा। यहां पर से वो नए द्वीप अगर बनाता है तो भले वो द्वीप उसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये हिस्से में बाकी देश के शिप मतलब नाव वगैरह भी आ सकते हैं, जहाज वगैरह आ सकते हैं। यहां कोई भारत के हिस्से में, इस वाले हिस्से में अगर कोई शिप आ गया दूसरे देश, तो भारत उसको कोलैप्स कर सकता है, जब्त कर सकता है। यहां पर नहीं कर सकता, यहां पर नहीं कर सकता, तो अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। यहां पर भारत डेफिनेटली कोई प्राकृतिक मतलब समुद्र से कुछ चीज मिल रहा है, तेल वगैरह, वो ले सकता है। अगर किसी देश का मान लेते हैं बाउंड्री इधर है, तो उस देश के लिए ये हिस्सा भी उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आ रहा है, तो वो देश भी यहां पर क्या कर सकता है, कोई प्राकृतिक संसाधन का विदोहन या उसका यूज कर सकता है इकोनॉमिकल चीजों के लिए। ठीक है, मतलब कोई तेल वगैरह निकालना, कुछ खनिज निकालना, कोई समुद्र से कुछ चीजें लेना, प्राकृतिक संसाधन लेना, तो वो कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। क्लियर है? तो ये अलग अलग जोन बांटे गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। क्लियर? यहां तक क्लियर? वीडियो को 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, बिकॉज वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, फिर आपके दिमाग में जाएगा नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम आगे इस स्लाइड तक कर लेते हैं, इसके आगे फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, वही जो दूरी का मात्रक लिखा हुआ है, 1 फैदम बराबर जो है 6 फुट। फैदम मतलब कमेंट करके बताएगा फैदम किस चीज की यूनिट है, ये सब साइंस में आपको पूछा जाता है। और बाकी चीज तो मैंने बता दिया, एक मानक मील बराबर 1.5 किलोमीटर। देख लीजिए कंप्लीट कन्वर्जन। एक मानक मील मतलब सड़क में जो, थल में जो हम लंबाई देखते हैं, मील में जो देखते हैं, वो 1 मील बराबर होता है 1.584 किलोमीटर। जो समुद्री माइल है, ठीक है, नॉटिकल माइल जिसको बोल रहे हैं, वो होता है 1.824 किलोमीटर। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु हमको पता है, सब कुछ पता है। अच्छा देखो, इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से बोला जा रहा है पिग्मेलियन